तो एंड वेलकम बैक टू द डीप डाइव। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या कभी ऐसा लगा है कि भारत का संविधान मतलब अ जायंट डस्टी रूल बुक है जो सिर्फ लॉयर्स के लिए है? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। व्हाट इफ मैं कहूँ कि ये एक्चुअली हमारी डेली लाइफ के पीछे का सीक्रेट सोर्स कोड है? दैट्स अ फैंटास्टिक वे टू पुट इट। और इस कोड में फीचर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। और अपडेट लॉग्स हैं जो देश को गाइड करते हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये एक लिविंग प्रोग्राम है। एग्जैक्टली। सोचो, कोई वीडियो गेम खेल रहे हो जिसके रूल्स ही नहीं पता, कंफ्यूजिंग हो गया ना? बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वही गेम मैनुअल है। और आज हम इसे मास्टर करने वाले हैं। तो इस सुपर हाई एनर्जी पीवाईक्यू ब्रेकडाउन में जंप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। ट्रस्ट मी, ये ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे लर्निंग मैप पर हम एक डेकेड लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, 2015 से 2024 तक। हाँ, हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस और फंडामेंटल ड्यूटीज पर हर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन को डाइसेक्ट करेंगे। हम उनकी कोर फिलॉसफी को समझेंगे, देखेंगे कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है और सबसे ट्रिकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की आर्ट सीखेंगे। यस, हम रिट्स की पावर, राइट्स और ड्यूटीज के बीच की डिबेट और यूपीएससी के सबसे फेवरेट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को अनकवर करेंगे। तो नोटबुक्स तैयार कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2015। ऑलराइट, पहला सवाल यूपीएससी सीएसई 2015 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 1. The principles spell out the socio-economic democracy in the country. 2. The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Which of the statements given above is are correct? Options है A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. ब्रॉड माइक्रो थीम है डीपीएसपीस। चलो पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डीपीएसपीस जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, बेसिकली वो गोल्स या आइडियल्स हैं जिनके लिए स्टेट को स्ट्राइव करना चाहिए। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल कॉन्शियंस है। बिल्कुल, ये सरकार को गाइड करते हैं कि इंडिया को एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी कैसे बनाया जाए। और इसका कोई रियल लाइफ कनेक्शन? सोचो, एमजीएनआरई स्कीम जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है, हाँ, 100 दिन का रोजगार। वो कहाँ से आया? इट्स डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द डीपीएसपी इन आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क की बात करता है। डीपीएसपीज कई गवर्नमेंट पॉलिसीज के पीछे का वाई है। वाओ, ओके, अब करते हैं डीप ऑप्शन एनालिसिस। लेट्स डू अ स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1 कहता है डीपीएसपीज सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्पेल आउट करते हैं। दिस इज 100% करेक्ट। कैसे? देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की गारंटी देते हैं, जैसे वोट का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो डीपीएसपीस का मेन एम सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एस्टैब्लिश करना है। एग्जैक्टली उनका एम है इनकम इनइक्वालिटी को कम करना और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्का करेक्ट है। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? इट सेज दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। यही तो की डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर सरकार कोई डीएसपी इंप्लीमेंट नहीं करती तो आप कोर्ट में केस फाइल करके उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, पर उनके पास फंडामेंटल राइट्स जैसे लीगल टीथ नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मेक्स आवर आंसर सी, बोथ 1 एंड 2। सिंपल इनफ। अब एक मेमोरी हैक। यस। डीएसपी को समझो डायरेक्शंस फॉर पॉलिसी। ये सरकार के लिए गूगल मैप्स की तरह हैं जो वेलफेयर स्टेट का बेस्ट रूट दिखाते हैं। पर ड्राइवर यानी सरकार पर है कि वो रूट फॉलो करे या नहीं। और ट्रैफिक पुलिस यानी कोर्ट्स इसका चालान नहीं काट सकती। दैट्स अ ग्रेट वे टू रिमेंबर इट। तो मिनी रिकैप है, डीएसपीज सोशो इकोनॉमिक गोल्स हैं पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2015 से है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द ए. preamble of the constitution, B. directive principles of state policy, C. fundamental rights, D. fundamental duties. ब्रॉड माइक्रो थीम है फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। अच्छा, ये बाद में ऐड हुई? हाँ, इन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था। ये सभी सिटीजंस के लिए 11 मॉरल ऑब्लिगेशंस का एक सेट है। ओके, लेट्स गो स्ट्रेट टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, प्रीएम्बल, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। बिल्कुल। प्रीएम्बल में सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी जैसे वर्ड्स तो हैं, पर ये हमारी नेशंस फिलॉसफी का डिक्लेरेशन है। ये हमें उन्हें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करने का कमांड नहीं देता। एग्जैक्टली। तो ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, डीपीएसपी, वो तो हमने अभी सीखा। डीपीएसपी स्टेट के लिए है, सिटीजंस के लिए नहीं, सो बी इज आउट। करेक्ट। ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स तो वो हैं जो हमें स्टेट से मिलते हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है, सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बचा डी, फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 51AC में एग्जैक्टली यही लिखा है। चलो यहाँ थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। कुछ और ड्यूटीज क्या है? नेशनल फ्लैग का सम्मान करना, हार्मनी प्रमोट करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। और 11th ड्यूटी, वो 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, है ना? हाँ, कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। याद रखना। टाइम फॉर मेमोरी हैक। इमेजिन अ सोल्जर सल्यूटिंग द फ्लैग। वो क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नेशंस सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। एग्जैक्टली। अ सोल्जर इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, सो दिस फ्रेज इज अ ड्यूटी। तो कूल ना? तो एक मिनी रिकैप है। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है,
from Article 51A, preamble में लिखे सिर्फ fancy words नहीं. Let's continue with 2015. The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its A. Preamble, B. Directive Principles of State Policy, C. Fundamental Rights, D. 7th Schedule. ब्रॉड माइक्रो थीम डीपीएसपीज हम इस पर बात कर चुके हैं। एक वेलफेयर स्टेट सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर देखे। Right. वो एक्टिवली अपने लोगों के सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम करती है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये आइडियल सबसे क्लियरली कहाँ लिखा है? हमने अभी देखा कि डीपीएसपीज का पूरा पर्पस ही सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट बनाना है। दे आर द सोल ऑफ द वेलफेयर स्टेट आइडिया। तो आंसर तो बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलो जल्दी से रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ओके प्रीएम्बल, इसमें विजन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, पर उसे अचीव करने के एक्चुअल प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिव्स डीपीएसपीज में है। द वर्ड इज एनश्राइंड। अच्छा फंडामेंटल राइट्स, ये मेनली स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस है इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वेलफेयर स्टेट बनाने के पॉजिटिव कमांड्स नहीं है। और डी 7th Schedule? वो तो बस यूनियन और स्टेट्स के बीच पावर्स का डिवीजन है। टोटली इररिलेवेंट हियर। तो टेक अवे क्लियर है, प्रीएम्बल में स्पिरिट है पर डीपीएस फीस में वेलफेयर स्टेट का डिटेल्ड प्लान। ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब 2017 पर आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ A. Fundamental right, B. Natural right, C. Constitutional right, D. Legal right. ब्रॉड माइक्रो थीम है राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है। चलो एलिमिनेट करते हैं। क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं, पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 से 35 में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो राइट टू वोट देता है। सो ए इज आउट। इज इट ए नेचुरल राइट? नहीं, वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है उन राइट्स के लिए जो किसी लॉ से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ। राइट टू वोट तो एक सिस्टम ऑफ लॉ से मिलता है। तो फाइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट के बीच। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पर की ये है कोई भी राइट जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन से आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और राइट टू वोट? आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस अडल्ट सफरेज के बेसिस पर होंगे। दिस इज द सोर्स ऑफ योर राइट टू वोट। तो मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ, लेकिन ये एक लीगल राइट भी तो है जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जैसे लॉज गवर्न करते हैं। यस, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लीगल राइट्स भी होते हैं, पर लीगल राइट पार्लियामेंट के एक ऑर्डिनरी लॉ से भी बन सकता है। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की रूट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं, जो उसे एक मेयर लीगल राइट से ज्यादा फंडामेंटल बनाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द बेस्ट आंसर। गॉट इट। तो मेमोरी हैक, अगर राइट का अपना आर्टिकल नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के बाहर तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 राइट टू वोट का घर है। मिनी रिकैप, द राइट टू वोट फंडामेंटल नहीं है, पर ये एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो डायरेक्टली आर्टिकल 326 से डिराइव्ड है। Next up from 2017, which of the following are envisioned by the right against exploitation in the Constitution of India? 1. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. 2. Abolition of untouchability. 3. Protection of the interests of minorities. 4. Prohibition of employment of children in factories and mines. Select the correct answer. ब्रॉड माइक्रो थीम है फंडामेंटल राइट्स। स्पेसिफिकली हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या आता है वो देख रहे हैं, जो सिर्फ 2 आर्टिकल्स कवर करता है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। Okay, let's do a statement surgery. स्टेटमेंट 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये आर्टिकल 23 की एग्जैक्ट लैंग्वेज है। सो 1 इज करेक्ट। Or statement 4, prohibition of employment of children in factories and mines. This is the essence of Article 24. So 4 is also correct. अब एलिमिनेशन लॉजिक यूज करते हैं। हमें पता है 1 and 4 करेक्ट है। चलो दूसरे 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। बट ये आर्टिकल 17 में है जो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। तो 2 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं है। Exactly. द मोमेंट वी नो 2 इज रॉन्ग, वी कैन एलिमिनेट ऑप्शंस A, B एंड D। Wow, that's powerful. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, तो आंसर मस्ट बी C, 1 and 4 ओनली। हमें स्टेटमेंट 3 चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अपने नॉलेज के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर है आर्टिकल्स 29 एंड 30 में। एग्जैक्टली, दिस शोज कि कैसे सिर्फ एक चीज श्योर होने से आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Mini recap. The right against exploitation is laser focused on human trafficking, forced labor Article 23 and child labor Article 24. Don't mix it up with other rights. एक और 2017 से इस बार फिर से ड्यूटीज पर। Which of the following statements is are true of the fundamental duties of an Indian citizen? 1. A legislative process has been provided to enforce these duties. 2. They are correlative to legal duties. Select the correct answer. द थीम इज द नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। चलो स्टेटमेंट 1 एनालाइज करते हैं। ये कहता है कि इन ड्यूटीज को इन्फोर्स करने का प्रोसेस है। ये तो गलत है। DPSPs की तरह ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल हैं। करेक्ट, सिर्फ एक फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट करने पर आपको कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। दे आर अ मॉरल रिमाइंडर। सो स्टेटमेंट 1 इज आउट। राइट। हाँ, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसी ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए, जैसे नेशनल फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट को रोकने के लिए लॉ है। बिल्कुल, पर ड्यूटीज में इनबिल्ट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। What about statement 2? They are correlative to legal duties? ये भी इनकरेक्ट है, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लीगल ड्यूटीज स्पेसिफिक होती हैं, लॉ से एनफोर्सेबल और पेनल्टीज होती हैं। जैसे टैक्सेस पे करना एक लीगल ड्यूटी है। राइट, अगर नहीं किया तो पेनल्टी है। फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा ब्रॉडर हैं, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह। तो दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। The answer has to be D.
neither one nor two. Precisely. Mini recap. Fundamental duties एक moral compass है, legal whip नहीं. They are non-enforceable and are distinct from specific legal duties. 2017 में ही रहते हैं एक और philosophical question. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Options है A. Rights are correlative with duties. B. Rights are personal and hence independent of society and duties, and so on. ये political philosophy की understanding test करता है. चलो options देखते हैं. Option A. Rights are correlative with duties. ये कहता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. Sounds logical. मेरे right to free speech के साथ duty आती है कि मैं hate speech ना फैलाऊं, जिससे आपके right to safety को harm हो. और आपका right to a clean environment मेरी ड्यूटी से जुड़ा है कि मैं pollute ना करूं. Exactly. ये बहुत balance लग रहा है. चलो बाकियों को भी चेक कर लेते हैं. Rights are independent of society and duties. ये गलत है. Rights समाज के अंदर ही exist करते हैं. रॉबिन्सन क्रूजो वाली बात. हाँ, और डी एक false choice create करते हैं. वो कहते हैं एक important है और दूसरा नहीं. एक healthy democracy को दोनों चाहिए. Rights without duties lead to anarchy. Duties without rights lead to tyranny. Exactly. The Indian Constitution believes in a balance. Therefore, A is the most accurate statement. जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, the river of rights has its source in the mountain of duties. Beautiful quote. Mini recap. Rights and duties deeply interconnected और mutually reinforcing हैं. एक दूसरे के बिना meaningfully exist नहीं कर सकता. एक और 2017 से ये amendments की knowledge test कर रहा है. Which principle among the following was added to the directive principles of state policy by the 42nd Amendment to the Constitution? A. Equal pay for equal work. B. Participation of workers in the management of industries or more. 42nd Amendment of 1976. तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था. हाँ सुना है. इसने 4 नए DPSPs ऐड किए थे. वो पता होनी चाहिए. कौन कौन से? 1. आर्टिकल 39 बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज. 2. आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. 3. आर्टिकल 43A इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन. और चौथा? 4. आर्टिकल 48A एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना. ओके. इस नॉलेज के साथ आंसर तो क्लियरली बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो आर्टिकल 43A है. करेक्ट. बाकी ऑप्शंस जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39D और राइट टू वर्क आर्टिकल 41 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे. तो ये डायरेक्ट मेमोरी टेस्ट है. हाँ, मेमोरी हैक. 42nd अमेंडमेंट में एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट फ्लेवर था. वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक क्लासिक सोशलिस्ट आइडिया है, तो ये उस एरा के लिए एक गुड फिट है. Mini recap. The 42nd Amendment added several DPSPs, including the one about worker participation in industry management, Article 43A. 2018 पर चलते हैं. A very conceptual question. Which one of the following statements is correct? A. Rights are claims of the state against the citizens. ये क्वेश्चन एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में राइट्स की फंडामेंटल डेफिनेशन पूछ रहा है. लेट्स एनालाइज. A. Claims of the state against the citizens. ये तो ड्यूटीज या टैक्सेस की डेफिनेशन है, राइट्स की नहीं. So it's inverted. Wrong. डी प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू. ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है. राइट सबके लिए हैं. रॉन्ग. ये privileges. प्रिविलेज शब्द का मतलब है कुछ ऐसा जो आसानी से दिया या छीना जा सकता है. जबकि राइट्स एंटाइटलमेंट्स हैं वो इनहेरेंट हैं. सो दिस वर्ड इज वीक एंड इनएक्यूरेट. तो बचा राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट. दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ राइट्स, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स. बिल्कुल. ये सिटीजंस के लिए एक शील्ड है जो स्टेट की पावर को लिमिट करती है. स्टेट जो चाहे वो नहीं कर सकता. सो दिस इज अ विनर. इट इज. राइट्स जस्टिफाइबल क्लेम्स हैं जिन्हें स्टेट रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्लिगेटेड है. Mini recap. In a democracy, rights are best understood as claims that citizens have against the state. चलो 2017 से एक और conceptual question जल्दी से करते हैं. Consider the following statements. With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon 1. Legislative function. 2. Executive function. Which of the above statements is are correct? यहाँ कीवर्ड है limitations. एक limitation एक restriction होता है. जैसे fundamental rights limitations हैं. हाँ, सरकार freedom of speech violate करने वाला law cannot make. ये एक नेगेटिव कमांड है. But what about DPSPs? हमने सीखा कि वो पॉजिटिव कमांड्स हैं. वो सरकार को बताते हैं कि क्या शुड डू, ये नहीं कि क्या कैन नॉट डू. Precisely. They are directives, not restrictions. वो गवर्नमेंट पावर को लिमिट नहीं करते, उसे गाइड करते हैं. रियल लिमिटेशंस तो फंडामेंटल राइट्स हैं. तो DPSPs लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर लिमिटेशंस नहीं है. करेक्ट. Therefore, both statements are incorrect. The answer must be D. Neither one nor two. ये FRs और DPSPs के बीच का कोर डिफरेंस टेस्ट करने के लिए ब्रिलियंट क्वेश्चन है. Mini recap. Unlike fundamental rights, which are negative limitations on the state, DPSPs are positive obligations and therefore do not act as limitations. अब 2018 का एक क्वेश्चन, एक कॉर्नरस्टोन कॉन्सेप्ट पे. Which of the following are regarded as the main features of the rule of law? 1. Limitation of powers. 2. Equality before law. 3. People's responsibility to the government. 4. Liberty and civil rights. Rule of law जैसा A.V. Dicey ने आर्टिकुलेट किया का मतलब है कि law is supreme, not the government. Okay. चलो इसके फीचर्स ब्रेक डाउन करते हैं. 1. Limitation of powers. Yes, रूल ऑफ लॉ का मतलब है नो आर्बिट्रेरी पावर. सरकार को लॉ की लिमिट्स में एक्ट करना होगा.
So 1 is correct. 2. Equality before law. Yes. PM से लेकर कॉमन सिटीजन तक सब एक ही लॉ के सब्जेक्ट हैं. ये कोर फीचर है. So 2 is correct. 4. Liberty and civil rights. Yes. कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का सोर्स है और लॉ को उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. So 4 भी एक फीचर है. What about statement 3? People's responsibility to the government. ये तो ड्यूटी जैसा लग रहा है. रूल ऑफ लॉ तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने के बारे में है. A government's responsibility to the people. Correct. So 3 is the odd one out. The moment we eliminate statement 3, we can check the options. A और D गए. हाँ. और क्योंकि 1, 2 and 4 correct हैं, our answer is C. Mini recap. Rule of law is simple, limited government power, equality for all before the law, and protection of individual liberties. Alright, अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो यूपीएससी का क्लियर फेवरेट है. ये क्वेश्चन 2018 से है. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? The theme is fundamental rights. ये एक लैंडमार्क इशू है. हिस्टोरिक 2017 केएस पट्टस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. और कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है. करेक्ट. And which article guarantees the right to life and personal liberty? It's the magical, ever-expanding Article 21. तो आंसर सी होना चाहिए जिसमें आर्टिकल 21 मेंशन्ड है. Absolutely correct. बाकी आर्टिकल्स तो completely off है. आर्टिकल 14 इक्वालिटी है, 17 अनटचेबिलिटी और 24 चाइल्ड लेबर. और ऑप्शन सी में फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3 फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने के लिए एसेंशियल है. This is a huge development. Mini recap. The Supreme Court's Puttaswamy judgment firmly established that the right to privacy is a fundamental right protected under Article 21. Article 21 की पावर पर फॉलो अप करते हुए 2019 से एक क्वेश्चन. Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? A. Article 19, B. Article 21, C. Article 25, D. Article 29. एक बार फिर थीम है फंडामेंटल राइट्स. हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है. और जब भी हम पर्सनल लिबर्टी सुनते हैं हमारा दिमाग इमीडिएटली आर्टिकल 21 पर जाना चाहिए. बिल्कुल. लाइफ पार्टनर का चॉइस सबसे पर्सनल डिसीजंस में से एक है. सो द आंसर इज बी. आर्टिकल 21. करेक्ट. चलो जल्दी से देखते हैं बाकी क्यों गलत है. A. Article 19, freedom of speech etc. Not directly related. सी. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हाँ, चॉइस ऑफ पार्टनर में रिलीजन इन्वॉल्व हो सकता है पर कोर राइट टू चूज लिबर्टी से आता है. और D. Article 29, protection of interests of minorities. Again, not the source of this right. मिनी रिकैप. द राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है पर ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है. अब ट्रीजी 2020 का एक क्वेश्चन देखो ये फिर से आ गया. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Options हैं A. Directive Principles of State Policy, B. Fundamental Rights, C. Preamble और D. 7th Schedule. हमने ये एग्जैक्ट थीम 2015 में देखी थी. यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट रिपीट करना पसंद करता है. हाँ. जैसा हमने डिस्कस किया, ए वेलफेयर स्टेट वो है जो अपने सिटीजंस के सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करती है. और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट इस ब्लूप्रिंट इस आइडियल को ले डाउन करता है वो है पार्ट 4, द डीपीएसपीज. नो डाउट अबाउट इट. द आंसर इज ए. दिस इज अ फ्री हिट. इट इज. दिस शोज की फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने से मार्क्स इजीली स्कोर किए जा सकते हैं. मिनी रिकैप. The ideal of a welfare state is most clearly and comprehensively declared in the Directive Principles of State Policy. 2020 में कंटिन्यू करते हैं डीपीएसपीज पर एक और क्वेश्चन. With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct? 1. They shall be enforceable by courts. 2. They shall not be enforceable by any court. 3. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. थीम फिर से DPSPs है. पैटर्न देखो. स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 डायरेक्ट ऑपोजिट्स हैं. एक तो गलत होगा ही. और जैसा हमने पहले क्वेश्चन में एस्टैब्लिश किया, DPSPs नॉन जस्टिसेबल हैं. मतलब दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स. तो स्टेटमेंट 1 is wrong and statement 2 is correct. Simple. Now what about statement 3? The principles are to influence the making of laws by the state. ये तो उनका पूरा पर्पस लगता है. It is. Article 37 खुद कहता है कि ये principles fundamental in the governance of the country है and it is the duty of the state to apply these principles in making laws. So statement 3 is also correct. This means statements 2 and 3 are correct. So the answer is B. This is a pure concept check. Mini recap. DPSPs कोर्ट में enforceable नहीं है, non justiciable, पर वो fundamental guidelines हैं जो law making को must influence करते हैं. Next, from 2020. Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? A. Right against exploitation. B. Right to freedom. C. Right to constitutional remedies. D. Right to equality. एक और core fundamental rights question. अनटचेबिलिटी का अबलिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लैंडमार्क प्रोविजन है जो आर्टिकल 17 में मिलता है. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस कैटेगरी ऑफ राइट्स में आता है. फंडामेंटल राइट्स ग्रुप्ड है. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है. करेक्ट. सिंस आर्टिकल 17 इस रेंज में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट. राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा है. सो द आंसर इज क्लियरली डी. बाकी ऑप्शंस डिफरेंट ग्रुप्स हैं. हाँ. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज आर्टिकल्स 23-24. राइट टू फ्रीडम इज आर्टिकल्स 19-22. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज आर्टिकल 32.
ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग क्वेश्चन है। Mini recap. The abolition of untouchability under Article 17 is a cornerstone of the right to equality. चलो 2020 से एक और क्वेश्चन लेते हैं। In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by A. the preamble, B. a directive principle, C. the seventh schedule, D. the conventional practice. ये principle judiciary की independence के लिए crucial है. The theme is DPSPs, specifically the liberal intellectual principles. Preamble justice की बात करता है, पर इस specific mechanism की नहीं. Seventh schedule powers का division है। Conventional practice बहुत weak है कोई specific provision होना चाहिए? और है। The correct answer is B. a directive principle of state policy, specifically Article 50. अच्छा, Article 50? Yes, Article 50 state को डायरेक्ट करता है to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. ये judges को impartial रहने में मदद करता है, government pressure के बिना. Exactly. Mini recap, the separation of judiciary from the executive is a key directive enshrined in Article 50 of the DPSPs. 2020 से एक बहुत broad और interesting question. Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights, 1948? 1. Preamble. 2. Directive Principles of State Policy. 3. Fundamental Duties. ये एक ग्रेट क्वेश्चन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल से कनेक्ट करता है। यूडीएचआर एक ग्लोबल बेंचमार्क है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा कौन से पार्ट्स उसकी स्पिरिट रिफ्लेक्ट करते हैं। चलो चेक करते हैं। 1. प्रीएम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के गोल्स के साथ ये यूडीएचआर का एसेंस है। सो 1 इज इन। 2. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कवर करते हैं, जैसे राइट टू वर्क, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, जो यूडीएचआर के विजन के सेंट्रल है। सो 2 इज ऑल्सो 1। What about 3? Fundamental duties. This is the tricky part. UDHR का आर्टिकल 29 खुद कहता है everyone has duties to the community. ये आइडिया कि राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, तो 3 भी यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। That means all three, preamble, DPSPs and fundamental duties reflect the principles of the UDHR. So the answer is D, 1, 2 and 3. Correct. Mini recap. The spirit of the Universal Declaration of Human Rights resonates not just in our fundamental rights, but also in our preamble, DPSPs, and fundamental duties. हम 2021 में हैं। And guess what? It's back. Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? A. Article 15, B. Article 19, C. Article 21, D. Article 29. Theme एक बार फिर फंडामेंटल राइट्स। जैसा हमने 2018 के क्वेश्चन में देखा, पुत्तस्वामी जजमेंट के बाद ये सेटल्ड लॉ है। The right to privacy is a fundamental right protected under Article 21. The answer is C. This is the second time this exact concept has been asked directly. ये repetition दिखाता है कि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। Absolutely. यूपीएससी इंश्योर करना चाहता है कि आप समझते हैं कि जुडिशरी बदलते समय के रिस्पॉन्स में राइट्स को कैसे एक्सपैंड करती है। 21 लॉक कर दो। Next from 2021. This one is about the rule of law. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles? The theme is fundamental rights. यहाँ की फ्रेज है अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशनरी पावर। ये आर्बिट्रेरीनेस की डेफिनेशन है। मतलब एक ऑफिसर को अपनी मर्जी से एक्ट करने की पावर देना। और आर्बिट्रेरीनेस का स्वॉर्न एनिमी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इक्वालिटी आर्बिट्रेरीनेस का ऑपोजिट है। अगर कोई लॉ एक ऑफिसर को 2 सिमिलर लोगों को बिना किसी रीजन के डिफरेंटली ट्रीट करने की परमिशन देता है, तो वो आर्बिट्रेरी है एंड देयरफॉर अनइक्वल। प्रिसाइसली, देयरफॉर ऐसा लॉ आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी आर्टिकल्स इरेलेवेंट हैं। 28 religious instruction, 32 constitutional remedies, and 44 uniform civil code. Mini recap. Uncontrolled and arbitrary power given to the executive is a direct violation of the right to equality under Article 14. Continuing with 2021. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates A. The right to equality, B. The directive principles of state policy, C. The right to freedom, D. The concept of welfare. Concentration of wealth phrase सुनते ही एक घंटी बजनी चाहिए। It is a direct attack on economic justice. हालांकि ये इक्वालिटी और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, पर कॉन्स्टिट्यूशन इसे एक बहुत स्पेसिफिक जगह पर एड्रेस करता है। Yes, in the directive principles of state policy. Specifically, Article 39C. State को डायरेक्ट करता है to ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth to the common detriment. ये तो टेक्स्ट से डायरेक्ट लिफ्ट है, so the answer is B. This shows कि DPSP सिर्फ वेग आइडियाज नहीं है, उनमें स्पेसिफिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स भी हैं। Mini recap. Preventing the concentration of wealth is a key objective explicitly laid out in the directive principles. Article 39C. 2021 से एक और क्वेश्चन, जिसकी एक हिस्ट्री है। What is the position of the right to property in India? Options है A. Legal right available to citizens only. B. Legal right available to any person. Theme: Rights outside Part 3. Originally, right to property एक fundamental right था under Article 31. पर इससे गवर्नमेंट की लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज में ह्यूज प्रॉब्लम्स हुई। तो उन्होंने इसे चेंज कर दिया, राइट? मैसिवली।
44th Amendment Act of 1978 ने इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया। इसे एक नई जगह मूव किया गया आर्टिकल 300A, so it's no longer a fundamental right. इसका मतलब ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। अब सवाल यह है कि ये राइट किसके पास है, सिटीजंस ओनली और एनी पर्सन? Let's read Article 300A. It says, no person shall be deprived of his property save by authority of law. The word used is person, not citizen. This is deliberate. मतलब ये राइट सबके लिए अवेलेबल है, including foreigners and legal entities like companies. Therefore, B is the correct answer. Memory hack. Think 300A. The A stands for any person. A simple trick to remember who it applies to. Mini recap. The right to property is no longer fundamental. It's a constitutional legal right under Article 300A available to any person. Moving on to 2022. Judiciary के powerful tools पर एक question. With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements. 1. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. 2. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. 3. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. The theme is writs and types. चलो इन्हें break down करते हैं. Statement 1. Mandamus का मतलब है we command. ये एक पब्लिक बॉडी को अपनी ड्यूटी करने का ऑर्डर है। The statement says ये एक प्राइवेट बॉडी पर अप्लाई नहीं होगा unless उसके पास पब्लिक ड्यूटी हो. This is correct. जैसे अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है Exactly. तो मैंडेमस इशू हो सकता है। So 1 is correct. What about statement 2? Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. ये गलत लग रहा है. A government company is an instrument of the state. It is wrong. Mandamus certainly can be issued against a government company to perform its public duties. So statement 2 is incorrect. चलो स्टेटमेंट 3 चेक करते हैं। It's about quo warranto, जिसका मतलब है by what authority. करने के राइट को चैलेंज करता है. The statement says any public-minded person can file for it. This is a special feature of quo warranto. आपका पर्सनली अफेक्टेड होना जरूरी नहीं है. So statement 3 is correct. So we have statement 1 and 3 as correct. This means the correct option would be C, 1 and 3 only. मिनी रिकैप. मैंडेमस पब्लिक ड्यूटीज के लिए है इवन बाय प्राइवेट बॉडीज और quo warranto एक यूनिक रिट है जिसे कोई भी सिटीजन पब्लिक अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन करने के लिए फाइल कर सकता है. चलो 2023 पर चलते हैं. अ डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ऑप्शंस हैं A, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, B, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. The theme is fundamental rights. This is about the evolution of Article 21. Originally, India procedure established by law follow करता था। जिसका मतलब था कि लॉ को करेक्टली पास किया जाना चाहिए. ये नहीं देखा जाता था कि लॉ फेयर है या नहीं. Correct. But due process of law, an American concept, is much broader. It says the law itself must be fair, just and reasonable. और फेयरनेस का कोर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे राइट टू बी हर्ड, नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस, एटसेट्रा. तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली ड्यू प्रोसेस को आर्टिकल 21 में इंपोर्ट किया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रोसीजर फेयर होना चाहिए. सो द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस इज A, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ऑप्शन C एंड D इसके पार्ट्स हैं पर A कोर है। Exactly. Memory hack. Due process is equal to procedure plus fairness, and fairness is equal to natural justice. मिनी रिकैप. द एसेंस ऑफ law itself must be fair, which is fundamentally captured by the principle of natural justice. Next, from 2023, एक multi-statement question. Consider the following statements. 1. According to the Constitution, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. 2. The Constitution exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. 3. According to the Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. चलो स्टेटमेंट 1 एनालाइज करते हैं. सेंटर की ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 355 में लिखी है. अच्छा. It's the union's duty to protect every state against external aggression and internal disturbance. So statement 1 is correct. Now statement 2 about preventive detention. Article 22 आपको एक लॉयर का राइट देता है. But Article 22(3) preventive detention के अंडर लोगों के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को इन स्पेसिफिक केसेस में लीगल काउंसिल डिनाई करने की परमिशन देता है. Statement 2 is also correct. स्टेटमेंट 3 इज अबाउट द पोटा एक्ट 2002. ये एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था. स्टेटमेंट के कॉन्ट्ररी पोटा का एक की फीचर था कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल था. This was a major departure from normal law. हाँ, सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. So statements 1 and 2 are correct. This is a tough question testing multiple areas. Mini recap. The center must protect states, Article 355.
The right to counsel isn't absolute under preventive detention, and Porter did allow police confessions as evidence. 2023 से एक और question. Court has held that the reservation policies made under Article 16(4) would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Article 335 defines the term efficiency of administration. Let's look at statement I. ये reservations Article 16(4) को administrative efficiency Article 335 से link कर रहा है. लैंडमार्क केसेस जैसे इंदिरा सहानी में सुप्रीम कोर्ट ने इंडीड कहा है कि रिजर्वेशंस को एफिशिएंसी बनाए रखने की नीड के साथ बैलेंस करना होगा. सो स्टेटमेंट आई इज करेक्ट. Now for statement second. It claims Article 335 efficiency of administration को define करता है. को कंसिडर किया जाएगा कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये phrase use करता है पर उसे define नहीं करता. Exactly. The term is left for the courts and government to interpret. So statement 2 is incorrect. A subtle but crucial difference. This leads us to the answer C. Statement I is correct, but statement 2 is incorrect. A classic UPSC. Balanced against administrative efficiency, but the Constitution itself doesn't define what efficiency means. And we're now in 2024, and guess what? ये तीसरी बार वापस आ गया. Under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? Options है A. Article 15, B. Article 16, C. Article 19, D. Article 21. This is incredible. 2018, 2021 और अब 2024. The theme is fundamental rights. अब तो long discussion की जरूरत ही नहीं है. Case Puttaswamy case. The answer is D. Article 21. अगर इस पूरे सेशन से एक टेकअवे है तो वो ये है कि Article 21 and its interpretations absolutely पता होने चाहिए. It is the bedrock of so many unenumerated rights. The court has used it to derive the right to a clean environment, the right to livelihood, or of course the right to privacy. Final recap on this. Right to privacy is a fundamental right under Article 21. Period. चलो इस डीप डाइव का फाइनल क्वेश्चन लेते हैं. ये भी 2024 से है. A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to options हैं. Our final theme is writs and types. नाम से ही क्लू निकलता है. Prohibition मतलब to forbid or to stop. ये एक preventive writ है. Let's analyze the options. A writ of prohibition एक जुडिशियल रिट है. ये एक हायर कोर्ट द्वारा एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू किया जाता है to stop it from exceeding its jurisdiction. तो ये एक लोअर कोर्ट को रोकने के बारे में है. This perfectly matches option C, the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case. Exactly. चलो देखते हैं बाकी क्यों गलत है. A. गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए mandamus होगा. B. Writs legislative bodies जैसे पार्लियामेंट के खिलाफ इशू नहीं हो सकते. और D. अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी के खिलाफ दूसरे रेमेडीज हैं, बट प्रोहिबिशन इज स्पेसिफिकली फॉर जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. Memory hack. Prohibition is like a red light. Higher court, lower court को red light दिखाती है saying stop, don't go any further. Perfect. Mini recap. The writ of prohibition is a preventive stay order from a higher court to a lower judicial body. Economic welfare state aim करते हुए. They are fundamental in governance but not legally enforceable. Fundamental duties. ये citizens की moral obligations हैं. हमें याद दिलाती हैं कि rights and duties are two sides of the same coin. ये भी नॉन इन्फोर्सेबल हैं. फंडामेंटल राइट्स ये स्टेट के खिलाफ हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड हैं. हमने देखा कैसे आर्टिकल्स 14, 19 और स्पेशली आर्टिकल 21 यूपीएससी के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं. एंड रिट्स ये जुडिशरी और सिटीजंस के हाथ में पावरफुल टूल्स हैं टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर रूल ऑफ लॉ. मेरे लिए बिगेस्ट इनसाइट ये है कि स्टैटिक रूल्स नहीं है. हाँ, राइट टू प्राइवेसी पर रिपीटेड क्वेश्चंस हमें दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टेंटली इंटरप्रेट कर रहा है टू मीट द चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम. एब्सोल्युटली. एंड दैट लीड्स टू अ फाइनल थॉट. क्या? आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां डेटा इज द न्यू ऑयल, हम आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी को गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की नीड के साथ कैसे बैलेंस करें? Which require huge amounts of personal data. That is a brilliant question to ponder. Can privacy be compromised for welfare? What's the right balance? हमारे अमेजिंग लिसनर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. अगर ये सुपर डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो प्लीज 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 उस लाइक बटन को हिट करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एनर्जेटिक ब्रेकडाउन्स. Until next time, keep learning, keep growing.